गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पाठ नीति प्रश्न उत्तर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो अभ्यास प्रश्न है जो अपनी किताब के पीछे दिए गए उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अधिशोषण एवं अवशोषण शब्दों के तात्पर्य में विभेद कीजिए। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। तो हम देखते हैं साधारण अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। तो हमने पढ़ा है कि अधिशोषण, सबसे पहले बात करें अधिशोषण किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि मान लो ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर जुड़ जाए, यानी किसी पदार्थ का अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। अब मान लो कोई ये पदार्थ लिया गया और अन्य पदार्थ इसके अंदर तक चले जाए, वो कहलाएगा अवशोषण। यानी कहने का अर्थ है कि जो अधिशोषण होता है वो एक पृष्ठीय घटना है, जबकि जो अवशोषण होता है वो एक स्थूल घटना है। इसी प्रकार है जैसे पहला दिया गया, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है, जबकि जो अवशोषण होता है उसमें संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाता है। तो हमने इसके बाद लिखा हुआ है कि अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, क्योंकि अधिशोषण का मतलब है परत पर जमा होना, ऊपर जमा होना। तो अधिशोषण प्रारंभ में क्या होगा, तीव्र गति से होगा, जबकि जो अवशोषण है वो एक समान गति से होगा। उदाहरण के लिए सिलिका जेल पर जल वाष्प का अधिशोषण, ये तो अधिशोषण का उदाहरण है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। तो ये हमने अपने जो अपना था जो आपका रिकॉर्ड है या जो आपकी होमवर्क की कॉपी उसमें किया हुआ है, तो आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मैं निशान लगा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं या नहीं करने। मैं क्रॉस लगा देता हूं जिनको नहीं करने। जैसे ये अपना क्वेश्चन था तो ये आपको करना नहीं है, तो इसके लिए मैं आप यहाँ लगा देता हूँ क्रॉस। कॉपी में नहीं करना है, जो क्वेश्चन आगे हैं वो वापस करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भौतिक अधिशोषण होता है वो दुर्बल वान डेर वाल बलों के कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या है केवल भौतिक बंध बंधेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि रासायनिक बंध बनता है, इसलिए उसको कहा गया रासायनिक अधिशोषण। इसमें दूसरा है इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, यानी जो भौतिक अधिशोषण है उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो भौतिक अधिशोषण है उसमें केवल वान डेर वाल बंध बंधे, तो वान डेर वाल बल क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि रासायनिक बंध बनता है। जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, दोनों क्रिया करें और दोनों क्रिया करके क्या बना लें, CO2 बना लेते हैं। तो CO2 क्या है, एक रासायनिक बंध द्वारा बन गई, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा है अपना, ये पहला था, तो हम कह सकते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। ये उत्क्रमणीय होता है, यानी जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का अर्थ क्या है कि मान लो किसी पदार्थ की सतह पर कोई अणु जुड़े हुए हैं, अब जैसे ही ताप बढ़ाया जाए तो ये क्या होंगे, हटना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी ये उत्क्रमणीय हैं, हट जाएंगे, और वापस अगर कंडीशन लगाई जाएंगी तो ये वापस जुड़ जाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अगला अगर हम बात करें इसमें क्या है, अगली है अधिशोषण की एंथैल्पी कम। तो भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति के नहीं है, इसलिए इसमें अधिशोषण की ऊष्मा यानी एंथैल्पी क्या निकलेगी, बहुत कम निकलेगी। इसका मान होगा 20 से 40 किलो जूल। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होगा उसमें क्या होता है कि रासायनिक बंध बनता है, इसलिए बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। जो भौतिक अधिशोषण है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा था कि वे गैसें जो आसानी से दरों में बदलती है उनमें अधिशोषण ज़्यादा होता है, और जो आसानी से नहीं बदलती उनमें अधिशोषण कम होता है। जबकि ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो आसानी से क्रिया कर लेगी गैस वो रासायनिक बंध जल्दी बनाएगी। अगला है भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप जरूरी है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर विशोषण बढ़ता है, और विशोषण का मतलब होता है अणुओं का हटना।
और रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक है, क्योंकि आसानी से क्रिया हो जाएगी और क्रिया होने के कारण क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण आसानी से होगा। भौतिक अधिशोषण में बात करें, ये सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक में सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात करें सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसको हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। यानी कोई भी अभिकारक है उसको किस में बदलना हो, उत्पाद में, तो जिसके लिए हमें अतिरिक्त बाहर से ऊर्जा देनी होगी वो सक्रिय है। तो भौतिक में तो कोई बंध बनता ही नहीं है, इसलिए बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है। अगला, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर ये बहु आणविक परत होता है। यानी भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहु आणविक परत, यानी एक परत जमा हो गई, जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पर एक अणु जमा हो गए तो दूसरी परत इसके ऊपर ऐसे जमा होती रहेगी। जबकि रासायनिक में तो रासायनिक बंध बन रहा है, CO2 बन गई, तो CO2 के बाद कोई दूसरी परत बनने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए जो भौतिक अधिशोषण है वो बहु आणविक परत होगा, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होगा, एक आणविक परत होगा। अगली बात करें तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरा आपके नोट्स में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन भी अपना क्या है, किया हुआ है, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित अधिशोषक क्यों होते हैं, यानी जो छोटे अणु हैं वो अच्छे अधिशोषक क्यों होते हैं, ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि सूक्ष्म विभाजित, हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि कोई एक तो बड़ा क्रिस्टल है, अगर बात करें एक बड़े क्रिस्टल की, तो बड़ा क्रिस्टल जो होता है वो प्रभावी अधिशोषक होता है। क्यों, तो हमने कहा कि एक तो मान लो 1 किलो नमक ले लें, 1 किलो नमक का बड़ा क्रिस्टल ले लिया गया, ठीक है, और 1 किलो क्या ले लिया, चाहे छोटा बुरादा ले लिया जाए नमक का, यानी पिसा हुआ नमक ले लें, और दोनों को पानी में घोलना प्रारंभ किया, तो हम कहते हैं कि छोटे जो कण हैं वो जल्दी घुलेंगे, जबकि जो बड़ा है वो लेट घुलेगा। इसलिए जो छोटे होते हैं उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी आपको करना है, किसी ठोस को गैस को प्रभावित करने वाले छोटा सा है कारक लिखने हैं। अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, फ्राइडलिक वक्र हैं। फ्राइडलिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, गैस की मात्रा, यानी मैं यहाँ बना देता हूँ, गैस की मात्रा का मतलब x/m, और इधर लिया था P दाब, इन दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचा था, उसको कहा था अधिशोषण समतापी। और समतापी का मतलब होता है ताप क्या रखा गया था, समान रखा गया था, यानी जो ताप है वो क्या था, नियत ताप, ठीक है। जो ग्राफ खींचा गया वो क्या कहलाएगा, अधिशोषण समतापी कहलाएगा। तो अधिशोषण समतापी, तो आपको ये चौथा 5वां क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि हम ये कॉपी में कर चुके हैं, पूरा ग्राफ बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना छठा क्वेश्चन है, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं। अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं, यानी अधिशोषक को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। तो हमने 3 विधियां पढ़ी थी। पहली विधि थी अधिशोषक है उसको महीन बारीक पीस कर, ये भी कर चुके हैं, तो बाद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि कोई उबड़ खाबड़ है, वो एक चमकीली सतह है तो उसको उबड़ खाबड़ बनाकर। तीसरा हमने देखा था कि जो पहले से अशुद्धियाँ जमी हैं उसको हटाकर। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला, विसमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषक की क्या भूमिका है, यानी विसमांगी उत्प्रेरण हो रहा है उसमें अधिशोषक क्या कार्य करता है। तो हमने विसमांगी उत्प्रेरण पढ़ा था। तो विसमांगी उत्प्रेरण का अर्थ क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वो कहलाता है विसमांगी उत्प्रेरण। तो विसमांगी उत्प्रेरण का अर्थ ये था। तो विसमांगी उत्प्रेरण सामान्यतः क्या होता है, अभिक्रियाएं गैसीय जबकि उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होते हैं। तो ठोस अवस्था में उत्प्रेरक होने के कारण जो गैस हैं वो क्या होगी, इसकी सतह पर अधिशोषित होगी। तो अधिशोषित होने के कारण
अगर अधिशोषक अच्छा है तो उस पर आसानी से अधिशोषित हो जाएगी और अभिक्रिया क्या होगी, तेज गति से होगी। तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। 7वां क्वेश्चन है, एक बार आप कॉपी में कर लेना। अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है, ये भी आपको करना है, क्योंकि अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पर जुड़ता है तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलने के कारण ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। तो 8वां क्वेश्चन आपको करना है। तो छठा, तो आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो मैं यहाँ वापस लिख दूंगा लास्ट में। अब देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। ये है कोलाइडी विलयनों को परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडी विलयन है उनकी जो विलयन का प्रकार पढ़े थे हमने, 8 प्रकार के होते हैं। यानी परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 9 प्रकार के होने चाहिए, लेकिन गैस में मिश्रण क्या होता है, समांगी विलयन होता है, इसलिए वो नहीं होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको नहीं करना है। ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण पर दाब एवं ताप के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में और वीडियो क्लास में अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। द्रव रागी एवं द्रव विरागी सोल में अंतर भी हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो द्रव से स्नेह करते हैं वो द्रव रागी और जो द्रव से स्नेह नहीं करते हैं वो द्रव विरागी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुआण्विक और वृहद आणविक कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको नहीं करना है, डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगला एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये भी आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। कोलाइड को निम्न आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पढ़ा 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त परावस्था की प्रकृति के आधार पर, यानी आपस में क्रिया करने वाले तो द्रव स्नेही, नहीं करने वाले तो द्रव विरोधी, और परावस्था मध्य अन्योन्य क्रिया, ये आपको नहीं करनी है। अगला है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या परीक्षण होंगे, ये आपको करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है करना है, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सोल में से गमन करता है तो टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन हो जाता है। जब जल योजित फेरिक ऑक्साइड सोल में अन्य सेल तो स्कंदन हो जाएगा। जब कोलाइडी सोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। यहाँ हम विद्युत कण संचलन भी कह सकते हैं कि जो कोलाइड आवेश है वो विपरीत आवेश की तरफ चले जाएंगी। पाइस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पाइसी कर्मक क्या है, ये आपको करना है। पाइसी कर्मक का मतलब होता है पाइस को स्थायी करने वाले कारक, ये आपको करना है। साबुन की क्रियाविधि डिटेल से पढ़ चुके हैं। विसंवांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण दीजिए, ये आपको कॉपी में करने हैं। विसंवांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण आपको देने हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता एवं वर्णनात्मक क्षमता का क्या अर्थ है, तो उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब उत्प्रेरक को सक्रिय करने वाले कारक, ये आपको नहीं करना है। अगला है, जियोलाइट द्वारा उत्प्रेरण के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको नहीं करना है, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक क्या है, ये आपको करना है। निम्नलिखित पदों को समझाइए, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। पाइस क्या है, इसके 4 उपयोग, ये आप कर लेना। जो करने होंगे मैं PDF फाइल भेज दूंगा, उसमें निशान लगा दूंगा। मिसेल क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। निम्न पदों को उचित हम पढ़ चुके हैं कि एल्कोसोल क्या होता है, जब एल्कोहल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में लिए। एरोसोल जब वायु को ले लेंगे, और हाइड्रोसोल जब जल को, ये लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, ये आपको करना है। तो हमने पढ़ा था कि जो थॉमस ग्राम वैज्ञानिक थे उन्होंने पहला वर्गीकरण बताया था, तो उसके आधार पर हमने पढ़ा कि कोलाइड एक पदार्थ होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि एक ही पदार्थ अलग विलायकों में कोलाइड और क्रिस्टल दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए फिर आधुनिक मत के अनुसार ये क्या होती है, अवस्था होती है, न कि पदार्थ। तो ये थे अपने अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आपको करने हैं मैं PDF में लगा दूंगा। कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दूसरा। तब तक के लिए धन्यवाद।